साथियों नमस्कार। रिट मेंस को लेकर लेवल 2 को लेकर ये पेपर है। देखिए पूरे 150 सवाल हैं। शुरू करते हैं सीधा पेपर को। देखिए आपका ज़्यादा समय नहीं जाए, पूरे 150 पेपर हैं। आप अपना आकलन जरूर करें परीक्षा से पहले। शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है और परीक्षा का पेपर लगभग ऐसा ही आएगा। देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको थोड़ा समय दिया जाएगा अगर आप सही उत्तर देना चाहे तो। कमलनाथ उदयपुर में, ऋषिकेश सिरोही में, सायरा उदयपुर में, इसराना भाकर अलवर में। जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए जो सही सुमेलित नहीं है वो है इसराना भाकर अलवर में, क्योंकि इसराना भाकर कहाँ पर है तो ये है जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में है। देखिए इसको लेकर थोड़ा और बात कर देते हैं। जो कमलनाथ हैं ये उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई है तो 1001 मीटर है। फिर ऋषिकेश हैं तो वो 1017 मीटर है। फिर जो सायरा हैं वो 900 मीटर है। कितने? 900। और जो इसराना भाकर हैं जो जालोर में है, अलवर में नहीं है, वो है 839 मीटर। दूसरा सवाल देखेंगे। देखिए मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप निम्न में से कौन से हैं? बरखान, पैराबोलिक, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। जो मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप है वो है बरखान। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसको लेकर एक और सवाल पूछा जाता है। ये अर्ध चंद्राकार होते हैं बालू का स्तूप, तो पूछा जाता है अर्ध चंद्राकार कौन से होते हैं, तो वो बरखान होते हैं। याद रखेंगे। और ये सर्वाधिक कहाँ पर है तो ये शेखावटी में है, चूरू में है, नीमका थाना सीकर में है, सूरतगढ़ में है। यहाँ पर मुख्यतः बरखान पाए जाते हैं। दूसरा सवाल देखेंगे। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं? श्रीगंगानगर, धौलपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। बताएं। तो जो 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वो पड़ती हैं बांसवाड़ा में। तो 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिन साथियों राज्य में सबसे लंबा और गर्म दिन होता है 21 जून को। आगे देखेंगे। अम्लीय मृदा में सुधार के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लीय मृदा में सुधार के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है चूना का। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर अम्लीय मृदा का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है, याद रखेंगे। 70वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले क्रमशः हैं। तो 70वीं वन रिपोर्ट है 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, तो सर्वाधिक कौन कौन से हैं? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, अलवर, उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो ये है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, याद रखेंगे। आगे देखिए। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं। तो ये पाए जाते हैं 58.11% पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। साथियों अब अगर आप उत्तर देना चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज कर दें, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा समय चला जाएगा। इसके आगे बात करें तो अगर ये जो पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला के ढालों पर पाए जाते हैं, याद रखेंगे। जयसमंद झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को देखना है जयसमंद झील के बारे में। तो इस झील का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया? नहीं, जगत सिंह प्रथम ने नहीं कराया। तो इनका जो निर्माण है वो मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करवाया था। इसके आगे देखिए। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या यह दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? नहीं, ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी है, दूसरी नहीं है ये। तो ये भी गलत हो जाएगा। इस झील पर 9 टापू बने हैं जिसमें सबसे बड़ा टापू प्यारी है। नहीं, जो सबसे बड़ा टापू है वो बाबा का भांगड़ा है और सबसे जो छोटा है वो है प्यारी। तो ये तीनों ही कथन असत्य हैं। तो ये ABC 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।
कोठारी नदी का उद्गम स्थल है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है, बताए। अच्छा सवाल है। तो कोठारी नदी का उद्गम है वो दिवेर की पहाड़ियाँ हैं। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये राजस्थान राजसमंद में है। और इस नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो वो 145 किलोमीटर हैं, याद रखेंगे, जो राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में प्रवाहित होती हैं। आगे देखेंगे। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान रहा है। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान रहा है। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं। तो ये 3 नंबर है केवलादेव अभ्यारण्य। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये सलीम अली की कार्यस्थली है केवलादेव अभ्यारण्य, याद रखेंगे। इसके बारे में अगर बात करें तो केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भरतपुर में है और पक्षियों का स्वर्ग और पक्षियों का सबसे बड़ा चारण स्थली के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है ये सवाल, याद रखेंगे। और इस अभ्यारण्य की स्थापना 1956 को हुई, याद रखेंगे। और राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसको 1981 में। आगे देखेंगे। राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। आखेट निषेध क्षेत्रों के संदर्भ में, बताएं। तो देखिए कौन सा कथन असुमेलित देखना है। तो जो सातिन है वो जोधपुर में सही है। सैंथल सागर दौसा में है। जरोदा नागौर में है। जोड़िया ये पाली में नहीं है, तो 6 नंबर असुमेलित हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए राजस्थान में कुल 33 आखेट निषेध कितने हैं, 33 है। पूछा जा सकता है कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं, तो 33 हैं। और जो जोड़िया आखेट निषेध क्षेत्र हैं वो अलवर में है, पाली में नहीं है, ये भी याद रखें। और राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध जो क्षेत्र हैं वो संवत्सर जो कोटसर बीकानेर में है, याद रखेंगे, बीकानेर में। आगे देखेंगे दूसरा सवाल। जैविक खेती अपनाने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है। जैविक खेती अपनाने वाला राज्य का पहला जिला, अच्छा सवाल है, बताएं। तो ये ऑप्शन आपके सामने हैं। अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जो अजमेर है वो जैविक खेती अपनाने वाला राज्य का पहला जिला है। 1 नंबर उत्तर इसका नहीं, सॉरी, जैविक खेती अपनाने वाला राज्य का ये डूंगरपुर है, याद रखेंगे। 2 नंबर उत्तर इसका सही होगा। जैविक खेती अपनाने वाला राज्य का पहला जिला डूंगरपुर है। और इसके बारे में अगर बात करें तो 18 जनवरी 2016 को देश का पहला जैविक राज्य सिक्किम को बनाया था। देश का पहला जैविक राज्य सिक्किम बना था 2016 में। और जैविक खेती अपनाने वाला राज्य का पहला जो जिला है वो डूंगरपुर है। और राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी डूंगरपुर में खोली जाएगी, ये भी याद रखें। ऑर्गेनिक जो मंडी है। राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल। राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये 5.67%। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ है और जो भारत की जनसंख्या का 5.67% है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में 7वां स्थान है, याद रखेंगे, 7वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। आगे देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग परीक्षा में पूछा जा सकता है, बताएं। तो NH52, NH11, NH58 और NH925, बताएं। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे जो है वो है NH52। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH52 है, जो कितने जिलों से गुजरता है, तो 8 जिलों से गुजरता है, ये याद रखेंगे। परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है। और
इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 793.05 किलोमीटर है, याद रखेंगे। राजस्थान के कितने जिलों में पेट्रोलिफेरस बेसिन विस्तृत हैं? राजस्थान के कितने जिलों में पेट्रोलिफेरस बेसिन विस्तृत हैं? 16, 11, 14, 15 बताएं। तो ये स्थित हैं 14 जिलों में पेट्रोलिफेरस। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और जो 14 जिलों के कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत हैं, तो ये 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत हैं, याद रखेंगे। झूठा सोना नाम से प्रसिद्ध पायरेट्स का उत्पादन होता है। झूठा सोना नाम से प्रसिद्ध पायरेट्स का उत्पादन होता है, बताएं। तो ये सलादीपुर सीकर में। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये पायरेट्स को झूठा सोना भी कहा जाता है और इसका उपयोग गंधक का तेजाब और रासायनिक उर्वरक बनाने में होता है, याद रखेंगे। ये सलादीपुर सीकर, नया खेड़ा व कालाबार पाली में पाया जाता है, याद रखेंगे। पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला देश का पहला राज्य, पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये राजस्थान है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में पर्यटन सहायता बल, पर्यटन पुलिस का प्रारंभ है वो 1 अगस्त 2000 से किया गया, 1 अगस्त 2000 से। और राजस्थान में 3 पर्यटन पुलिस स्टेशन हैं, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? 17 नंबर सवाल। आप साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके सवाल कितने सही हुए। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल, सहाराना, बडेरी, टोपा, बताएं। तो ये कहा जाता है कोतवाल। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और सहरिया की बस्ती जो होती है उसे सहराना कहते हैं, सहराना, याद रखेंगे। और सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है और जो गांव होता है उसे सहरोल कहा जाता है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए कौन सा युग्म सुमेलित है ये पूछा गया है। तो देखिए हम देखते हैं, तीर्थराज मेला उदयपुर नहीं, गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर, वीरात्रा माता मेला अजमेर, जगदीश मेला पाली। ये पूछा गया है 18 नंबर सवाल, कौन सा युग्म सुमेलित हैं? तो देखिए जो गरुड़ मेला है वो बंसी पहाड़पुर भरतपुर में है, ये सुमेलित हैं। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, अग्नि नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अग्नि नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। ये नृत्य चरणदासी संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य का प्रमुख केंद्र कतरियासर बीकानेर में है। इस नृत्य में को बीकानेर महाराज अनूप सिंह ने प्रोत्साहन दिया। तो ये 3 नंबर गलत है, ये भी गलत है। ये नृत्य प्रमुख केंद्र कतरियासर बीकानेर में है, तो ये सही हो जाएगा, केवल बी। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो अग्नि नृत्य का जो है वो जसनाजी संप्रदाय द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, जसनाजी संप्रदाय द्वारा। और प्रमुख जो केंद्र है वो कतरियासर बीकानेर में है। और इस नृत्य में जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। नृत्य करते समय फतेह फतेह जय घोष करते हैं जो नर्तक होते हैं। इसके अलावा बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। गंगा सिंह ने दिया था, अनूप सिंह ने नहीं। भूरीलाल जी तथा गिरिराज जी प्रसाद का संबंध निम्न में से किस लोक नाट्य से हैं? बताएं। अच्छा सवाल है सभी, और परीक्षा का पेपर कुछ ऐसा ही आएगा, बताएं। भूरीलाल जी और गिरिराज जी प्रसाद जी का संबंध निम्न में से किस लोक नाट्य से है? तमाशा, गौरी, अली बख्श, सी ख्याल और नौटंकी। तो जो इनका संबंध है वो है नौटंकी से। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो नौटंकी भरतपुर क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। जैसा कि मैंने आरबीएससी की जो बुक है 10th की सभी सवाल बताए गए हैं, फिर भी आप देखें। ये लोक नाट्य जो है तो हाथरस शैली से प्रभावित है, ये भी ये देखें।
और इसके प्रवर्तक है भूरीलाल जी, और इस कला का प्रमुख कलाकार हैं वो गिरिराज प्रसाद है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, बताएं। तो देखिए, अलगोजा सुशिर है, बांसुरी सुशिर है, मोरछंग सुशिर है, मांदल नहीं है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो मांदल है वो अवनत या ताल वाद्य यंत्र है। इसके बारे में और बात करें तो ये शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है जो मोल्ला राजसमंद का प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित है? असुमिलित युग्म देखना है। 22 नंबर सवाल आपके कितने सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताते रहे। तो खेल का सामान हनुमानगढ़ सही है। गुप्तागिरी जयपुर अलवर, तहनिसा कला उदयपुर बाड़मेर, खेती के औजार नागौर। तो कौन सा असुमिलित है ये बताना है, आप साथ में कमेंट करते रहें, बताएं। तो देखिए, सुमिलित कौन कौन से हैं? खेल का सामान हनुमानगढ़ सही है, गुप्तागिरी जयपुर अलवर ये भी सही है, खेती के औजार जो नागौर हैं ये भी सही है, तहनिसा कला उदयपुर बाड़मेर ये गलत हो जाएगा, असुमिलित। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका शासनकाल अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है विनय सिंह, शिवदान सिंह, उमेश सिंह, स्वरूप सिंह। तो ये विनय सिंह का जो काल है, विनय सिंह का, तो शासनकाल अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, याद रखेंगे। इसके समय बलदेव नामक चित्रकार ने गुलिस्ता नामक पुस्तक का चित्रण किया था, मूलचंद हाथीदांत का चित्रण किया था इन्हीं के समय, और महाराजा शिवदान सिंह के समय कोक शास्त्र नामक पुस्तक का चित्रण किया गया था। कांकनबाड़ी का किला कहाँ स्थित है? कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल, कांकनबाड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर बताया गया आपको सवाल ये। तो ये अलवर में स्थित है, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और जिसका निर्माण महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया, और मुगल सम्राट अकबर जो औरंगजेब है ने इस किले में दारा शिकोह को गिरफ्तार करके रखा था। सीधा पूछा जाता है कई बार कि औरंगजेब ने किस किले में दारा शिकोह को गिरफ्तार करके रखा था, तो वो कांकनवाड़ी का दुर्ग है अलवर में। निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? देखिए, बताएं। पटुओं की हवेली, नथवल की हवेली, कुलधरा की हवेली, पुष्य हवेली। तो पटुओं की हवेली सीधे पूछे जाते हैं जैसलमेर में ही है, नथवल की हवेली भी जैसलमेर में है, कुलधरा की हवेली भी जैसलमेर में, पुष्य हवेली नहीं है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये जोधपुर की हवेली है, पुष्य हवेली जोधपुर की है। इसके अलावा भी जोधपुर की हवेलियों की बात की जाए तो बड़े मियाँ की हवेली है, पुष्य हवेली है, राकी हवेली है, पोखरण हवेली है, अजीत भवन पैलेस है। ये राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, याद रखेंगे, अजीत भवन पैलेस। और एक खंबा महल अजीत सिंह ने इसका निर्माण कराया, और उमेद भवन चित्तर पैलेस अकाल रात कार्य का दौरान निर्माण कराया गया, ये सभी जोधपुर में है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लोक संत का जो संबंध है साबला गांव डूंगरपुर से है? इंपॉर्टेंट सवाल बताया गया आपको, सवाल बताएं। जो साबला गांव से संबंधित हैं वो कौन से हैं? संत मावजी, भक्त कवि दुर्लभ, नवलदास जी, राजा राम जी। जो साबला गांव डूंगरपुर से हैं संबंध, वो है संत मावजी। इनका जन्म हुआ था साबला डूंगरपुर में। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और इनके बारे में अगर सवाल और आते हैं तो वो ये भगवान कृष्ण के पूजा निष्कलंक अवतार रूप में करते हैं, और इनके जो उपदेश हैं वो बागड़ी भाषा में दिए गए हैं, याद रखें। और इनके जो ग्रंथ हैं वो चौपड़ा कहलाते हैं। आगे देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? हरिराम जी, केसरिया कंवर जी, रूपनाथ जी, बिग्गा जी। तो रूपनाथ जी की। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये झड्डा जी बाबू जी के भतीजे थे। इन्होंने जिंद राव खिची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था। इन्हें रूपनाथ जी भी कहा जाता है, जो जड्डा जी। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कोलूमठ जोधपुर में है, और सिंबुदड़ा बीकानेर में है। और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में इनकी पूजा की जाती है, रूपनाथ जी की।
घटियाला अभिलेख का संबंध, घटियाला अभिलेख का जो संबंध है किस प्रतिहार शासक से है, कई बार पूछा गया सवाल। अच्छे सवाल है, पूरे 150 सवाल जरूर दे। घटियाला अभिलेख का जो संबंध है किस प्रतिहार शासक से है, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, कक्कुक, महिपाल प्रथम। घटियाला अभिलेख तो ये कक्कुक से है, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मंडोर के प्रतिहार शासक कक्कुक ने 861 ईस्वी में 2 शिलालेख बनवाए थे। वर्ष 1998 में भीलवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई की गई। वर्ष 1998 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई की गई, बताएं। अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल। ओजियाना, जोधपुरा, नोहो, लाछुरा। तो जो 1998 में भीलवाड़ा जिले में लाछुरा की खुदाई की गई। पूछा जाए कि किसके निर्देशन में, तो BR मीणा के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। वो सभ्यता का जो कालक्रम है 700 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक माना गया है। यहाँ से पूर्व बौद्ध काल, मौर्य काल, शुंग, कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की जो संज्ञा दी गई है, तो ये महाराणा जगत सिंह प्रथम, राणा हमीर, महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा। बताएं विषम घाटी पंचानन, तो राणा हमीर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। महाराणा जो राणा हमीर हैं इनको मेवाड़ का उद्धारक उपनाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। और कुंभलगढ़ शिलालेख में इनको विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों में सिंह के समान, शेर के समान बताया गया है। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद बताए कौन बैठा। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर भानु सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय। बताए कौन बैठा जयपुर की गद्दी पर, तो ये बैठे ईश्वरी सिंह। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनका जो ज्येष्ठ पुत्र हैं सवाई ईश्वरी सिंह बैठा गद्दी पर। और इनकी माता का नाम अगर पूछा जाए तो सूरज कुंवरी है, मारवाड़ के अजित सिंह की पुत्री। निम्नलिखित में से मारवाड़ के राठौड़ शासक को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले रावसिया की बात की जाए तो ये 1240 से 1273 ईस्वी तक। तो 2 नंबर सबसे पहला हो जाएगा यानी B। तो ये पहले कट गया। फिर बात की जाए तो राव आस्थान है जो 1273 से 1291 तक रहे थे। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। फिर रहे राव दुहड़ 1291 से 1309। फिर राव रायपाल 1309 से 1313। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला व्यक्तित्व कौन है। पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला व्यक्तित्व कौन है, बताएं। नारायणी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, रतन शास्त्री, मणि बहन पांड्या। बताएं कौन। तो ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले राजस्थान की प्रथम महिला व्यक्तित्व हैं वो रतन शास्त्री हैं। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में 1912 में हुआ और ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी है, याद रखेंगे। इनको पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान की प्रथम महिला व्यक्तित्व हैं। और एक और सवाल पूछा जाता है, जो टोंक के वन स्थली में शांताबाई शिक्षा कुटीर नामक विद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने अपने पति हीरालाल शास्त्री के साथ, याद रखेंगे, बालिका शिक्षा हेतु। और वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इसके अलावा अगर और बात की जाए तो 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जयपुर राज्य प्रजामंडल में पूछा जा सकता है रतन शास्त्री का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो जयपुर प्रजामंडल से हैं। और इनको जो पद्मश्री हैं वो सरकार द्वारा 1955 में पद्मश्री और 1975 में पद्म विभूषण से नवाजा गए हैं। आगे देखेंगे। सवाल कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डाबी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुए, बताएं। डाबी हत्याकांड में, डाबी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुए। नानक
जी भील, कृपा जी धाकड़, चुन्नीराम जी शर्मा, रुदाराम चौधरी। तो ये नानक जी भील हैं जो झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। डाबी किसान आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के सदस्य पंडित नयनूराम शर्मा ने किया। किसने किया? पंडित नयनूराम शर्मा ने। और 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के किसानों की डाबी नामक स्थान पर सभा हुई थी। आगे देखेंगे। अगर इनके अलावा भी बात की जाए कौन शहीद हुआ था, तो ये नानक जी भील के साथ एक और शहीद हुए थे, देवीलाल गुज्जर, याद रखेंगे। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी। निम्नलिखित में से सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? पालकी सिरोपाव, कंठी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, हाथी सिरोपाव, बताएं। तो ये था हाथी सिरोपाव। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में कवियों, दरबारियों, सेनापतियों और अन्य श्रेष्ठ व्यक्तियों को राजा द्वारा दरबार की ओर से दिया जाने वाला सम्मान पुरस्कार सिरोपाव कहलाता है। और पुरस्कार स्वरूप राजा द्वारा विशेष वस्त्र, आभूषण, नगद रूप दिए जाते हैं। और मारवाड़ रियासत में सर्वोच्च सिरोपाव हाथी सिरोपाव था, याद रखेंगे। हीराबाड़ी का युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य लड़ा गया? हीराबाड़ी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया मालदेव राठौड़ मारवाड़ और दौलत खां नागौर। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भादराजोण विजय के बाद नागौर के शासक दौलत खां ने मेड़ता पर अधिकार करने का प्रयास किया, तो नाराज होकर मालदेव ने नागौर पर आक्रमण किया। ये युद्ध 1533 में हीराबाड़ी जो नागौर में है यहाँ पर युद्ध हुआ है और मालदेव की जीत हुई और नागौर पर अधिकार हुआ, याद रखेंगे। ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती का प्रभाव निम्नलिखित में से किस बोली पर आता है? ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का प्रभाव किस पर आता है? निमाड़ी, रागड़ी, चौरासी, खेराड़ी, बताए। तो ये आता है खेराड़ी पर। ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती का प्रभाव खेराड़ी पर आता है। 6 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भीलवाड़ के शाहपुरा, उसके समीप बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती हैं ये। और खेराड़ी मारवाड़ी की उपबोली भी है, जिस पर ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का प्रभाव भी आता है। वे राजस्थानी ग्रंथ जिसमें उर्दू, फारसी और शब्दावलियों का प्रभाव किया जाता है कहलाते हैं। वे राजस्थानी ग्रंथ जिनमें उर्दू और फारसी शब्दावलियों का प्रयोग भी किया जाता है। वात, दवावेत, ख्याल, विगत। तो ये दवावेत है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थानी संस्कृतिरा चित्रम नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बताए। इंपॉर्टेंट सवाल। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जहूर खां मेहर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मणि मधुकर। राजस्थानी संस्कृति चिताराम नामक ग्रंथ के रचयिता तो ये है जहूर खां मेहर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इनकी और रचनाओं की बात की जाए तो अर्जुन आल आँख, घर मंजिला, घर कोसा। ये सवाल पूछा जा सकता है। राजस्थानी संस्कृति चितारामन नामक ग्रंथ। गोरा बदल री चौपाई नामक ग्रंथ की रचना किसने की? गोरा बदल री चौपाई नामक ग्रंथ की रचना किसने की? नयन चंद्र सूरी, नरपति नाल, जीन सेन सूरी, हेमरत्न सूरी, बताए। तो ये की हेमरत्न सूरी ने गोरा बदल री चौपाई की रचना। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। रीमा दत्ता का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? रीमा दत्ता, बताए। तो डिस्क थ्रो, तैराकी, निशानेबाजी, क्रिकेट। तो रीमा दत्ता हैं वो तैराकी से संबंधित हैं। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये अजमेर निवासी हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये देश की प्रथम महिला तैराक है। 1966 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। 1966 में तैराकी से संबंधित हैं और राजस्थान की जल परी भी कहा जाता है इनको। जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ये आपके सामने ऑप्शन से बताएं। तो ये किया गया राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।
अगर इसकी और बात की जाए तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की स्थापना है वो 1983 को की गई, 1983 को। ये सवाल अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन। साथ में उत्तर देते रहें। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। अगर आपको नहीं पता है तो ये बास्केटबॉल है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और इसको राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो 1948 को घोषित किया गया, 1948 को। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये छोटी सादड़ी में स्थित है। यूएनओ द्वारा चर्म उद्योग के विकास हेतु किस स्थान का चयन किया गया? यूएनओ द्वारा चर्म उद्योग के विकास हेतु किस स्थान का चयन किया गया? बताए। तो ये बड़ूगांव, नागौर को। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 55 से 60 वर्ष तक की आयु वाली महिलाओं को प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन प्रदान की जाती हैं? बताएं। तो ये 750 रुपये। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 18 से 55 तक 500 रुपये प्रतिमाह, 55 से 60 तक 750 रुपये प्रतिमाह, 60 से 75 हज़ार और 75 से अधिक जो है वो 1500 रुपये। और बात की जाए तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए वर्ष 2013 से शुरू की गई। लंच विथ लाड़ो का संबंध किस जिला प्रशासन से है? लंच विथ लाड़ो का बताए। तो इनका जो संबंध है वो झुंझुनू से है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और ये वहाँ के जो कलेक्टर है झुंझुनू जिले के, श्री दिनेश यादव द्वारा चलाई गई हैं। आगे देखेंगे। राजीव गांधी जल संचय योजना का कब प्रारंभ की गई? राजीव गांधी जल संचय योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं। तो ये शुरू की गई 20 अगस्त 2019 को। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी जल संचय योजना। ये 33 जिलों के सभी 245 ब्लॉक के लगभग 4000 गाँवों में किया गया था। राज्यपाल अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? बार बार पूछे जाने वाला सवाल। प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को। बताएं। तो ये देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख है, याद रखेंगे। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। संसद, विधानसभा, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव का जिला स्तर पर नियंत्रण एवं प्रबंध कौन कर सकता है? संसद, विधानसभा एवं स्थानीय संस्थाओं के चुनाव का जिला स्तर पर नियंत्रण एवं प्रबंध कौन करता है? बताएं। तो ये करता है जिलाधीश। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताएं। जो 166 में है, राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। 167 में राज्य के मंत्रियों के संबंधित प्रावधान। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 163 में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। बताएं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है 163। ये सही सुमेलित नहीं है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्योंकि 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन देखना है, जो कथन सही नहीं है। देखिए, इनमें से माता पिता से किसी बालक का प्राकृतिक, सौतेला या दत्तक पिता माता अभिप्रेत हैं, तो ये तो सही है। इसमें असुविधाग्रस्त समूह से केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बालिका पर अभिप्रेत हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए 200 बालकों के ऊपर होने पर छात्र शिक्षकों का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं। तो ये होगा, प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक हो गए, कौन हो गए, बताएं। तो ये हो गए प्रारंभिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय होगा। 2011 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय होगा कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 3, कक्षा 1 से 5 और 3 से 5, बताएं। तो ये होगा कक्षा 1 से 5 तक। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंध समिति कार्यशील है? कक्षा 9 से 12 तक, बताएं। तो ये है विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। साथियों, अगर आपको साथ में उत्तर देना है तो आप वीडियो को पॉज कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर ऑप्शंस बोलते गए। राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कितने माह की अवधि तक ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है? कितने माह, बताएं। तो ब्रिज कोर्स जो चलाया जा रहा है वो है 3 माह तक। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK कोविड काल के दौरान अध्ययन में हुई क्षति की भरपाई के लिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि तक ब्रिज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2020 के बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस दिवस को नो बैग डे की घोषणा की? बताएं। परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये प्रत्येक शनिवार को। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 20 फरवरी 2020 को बजट भाषण के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणा बिंदु 97 के अंतर्गत ये प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया। और 2022-23 में प्रत्येक सप्ताह में शनिवार का बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाएगा, ये भी कहा गया। बस्ता यानी बैग। राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर शिक्षा निदेशालय का गठन कब किया गया? राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर शिक्षा निदेशालय का गठन कब किया गया? तो ये 1950 में। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान की कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? बताएं। अच्छा सवाल है। 1, 2, 3, 4। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान की कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 1। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और बात की जाए तो जो राजस्थान की जो है मान और भजन लोक गीत गायिका बतुल बेगम इसमें शामिल थी। और कुल 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें राजस्थान की 1 महिला शामिल थी। हाल ही में काजरी संस्थान जोधपुर द्वारा विकसित की गई नई किस्म डाइना किस पौधे से संबंधित है? डाइना, बताएं। जीरा, खजूर, अंजीर, इसबगोल। तो ये अंजीर से संबंधित हैं डाइना। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जोधपुर द्वारा अंजीर की नई किस्म डाइना तैयार की गई है, याद रखेंगे। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को बुनियादी कार्यक्रमों और इंटरनेट प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी प्रोग्राम किस जिले में लॉन्च किया? कंप्यूटर सखी प्रोग्राम, बताएं। तो ये लॉन्च किया चूरू जिले में। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, याद रखेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए चूरू जिला प्रशासन ने कंप्यूटर सखी प्रोग्राम लॉन्च किया। कंप्यूटर सखी की शुरुआत राज्य जीविका और स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से हुई। राज्य में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला निधि की शुरुआत कब से की गई? राज्य में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला निधि की शुरुआत कब से की गई?
26 अगस्त से। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इनका लोकार्पण हुआ 26 अगस्त को महिला सम्मान दिवस पर। और किसने किया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा। और घोषणा कब की गई? तो 2022-23 में के जो बजट था। और महिला निधि का जो संचालन है वो राजीविका द्वारा। हाल ही में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? थॉमस कप किस देश ने जीता? बताए। थाईलैंड, थॉमस कप, भारत, मलेशिया। तो ये जीता भारत ने। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पुरुष बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। और भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराया दिया है। पूछा जा सकता है कि जो विपक्ष में कौन था। और ये टूर्नामेंट बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। इसके बारे में अगर असत्य कथन में पूछा जाए तो 16 देशों की टीम हिस्सा लेती हैं इस कप में। और थॉमस और उबेर कप पुरुषों और महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेले जाने वाला द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। आगे देखेंगे। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो ये किया गया गीतांजलि श्री से। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो हम जो सत्य कथन है वो देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक विज्ञान है, तो सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मनोविज्ञान ही है, तो ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, तो ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिक्त शाखा नहीं है, तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो असत्य कथन पूछा था, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है, व्यवहार विज्ञान भी है, आधार मनोविज्ञान है और प्रकृति वैज्ञानिक है। मतलब मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, याद रखेंगे। आगे देखिए। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, जो सत्य नहीं है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के संदर्भ में? तो देखते हैं कौन कौन से सत्य हैं। अंतर्दृष्टि का बोध अकस्मात होता है। अंतर्दृष्टि द्वारा प्रत्यक्षकरण में परिवर्तन होता है। और अंतर्दृष्टि से पूर्व अनुभव सहायक नहीं है। अंतर्दृष्टि में कौशल की अपेक्षा समझ अधिक कार्य करती हैं। तो 3 नंबर जो है वो असत्य हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के विकास विशेषताओं में तो ये बोध अकस्मात होता है, एकदम अचानक होता है। और प्रत्यक्षकरण में परिवर्तन होता है और पूर्व अनुभव सहायक होता है इसमें। और दृष्टि में कौशल की अपेक्षा समझ अधिक कार्य करती हैं, तो ये सभी सही हैं 3 नंबर के अलावा। वंशानुक्रम का प्रमुख सहायक होता है, वाहक हैं। वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक हैं, बताए। तो ये है पितृक। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बालक पितृक जीन से हैं। अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होते हैं वही वंशानुक्रम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से एक शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए, तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास कौन सी एक विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास तो ये तो सही है, शैशवावस्था की विशेषता है। अधिकाधिक अनुकरण प्रवृत्ति ये भी सही है। अधिकाधिक नैतिक शक्ति का अभाव ये भी सही है। सामाजिक चेतना का विकास शैशवावस्था में कहाँ होता है? 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इनके अलावा भी अगर विशेषताओं की बात की जाए तो देखिए, कल्पना जगत में विचरण, वास्तविक और कल्पना में अंतर नहीं कर पाते, मतलब आत्म प्रेम की प्रवृत्ति होती है और जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, जो किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ये तो आगे देखेंगे। कार्ल युंग के अनुसार वह व्यक्ति जो पर्यावरण में संवेगात्मक द्वंद्वों और कठिनाइयों का सामना करते समय अपने आप तक सीमित रहता है तथा एकाकीपन से संतुष्ट रहता है कहलाता है। कार्ल युंग के अनुसार वह व्यक्ति जो पर्यावरण में संवेगात्मक द्वंद्वों और कठिनाइयों का सामना करते समय अपने आप तक सीमित रहता है और तथा
एकाकीपन से संतुष्ट रहता है कहलाता है। एकाकीपन से संतुष्ट रहता है बताए, तो ये उभयमुखी है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, एकाकीपन है, सॉरी, जो इंट्रोवर्ट है अंतर्मुखी। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो कार्ल युंग ने 2 व्यक्तित्व बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, आपको पता हो तो। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत बताए, तो ये अभी रीट में पूछा गया था, जिस पर जो आपत्तियां भी लगाई थी। तो त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो त्रिआयाम में है वो 3 आयाम: मानसिक सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद या परिणाम। एक बच्चा अपने अतीत के समान परिस्थिति में किए गए अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति की प्रति अनुक्रिया करता है। ये संबंधित हैं, बताएं। तो ये सादृश्यता का नियम है, जो जिसमें क्या कहता है, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई जो स्थिति है के प्रति अनुक्रिया करता है जो अतीत में की गई है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का विचार किसके द्वारा किया गया? उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो विचार है वो मैक्लेलैंड और एंटिकिंसन द्वारा दिया गया। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती हैं कहलाते हैं समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी, पिछड़े बालक। बताए। जो शैक्षिक उपलब्धि हैं अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये पिछड़े बालक कहलाते हैं। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। वे बालक जिनकी शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती हैं अथवा कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं, पिछड़ा बालक कहलाता है। अंगूर खट्टे हैं का संबंध है, बताए। तथा ये तो 76 है। अंगूर खट्टे हैं का जो संबंध है बताए। किससे हैं? युक्तिकरण से, प्रक्षेपण से, प्रतिक्रिया निर्माण से, शोधन से हैं, बताए। जो युक्तिकरण होता है जिसमें औचित्य स्थापन होता है, 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, इस रक्षा युक्ति में व्यक्ति विभिन्न तर्क देकर अपने कार्य व्यवहार के उपयुक्त ठहराने का प्रयास करता है। आगे देखें 76 नंबर, लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, मालवेयर का, कंप्यूटरिंग का। बताएं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का है ये उदाहरण। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का क्या अर्थ है? सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों की सूचना, तो ये तो गलत हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी में निजता अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा के उपयोग का अधिकार, तो ये सही है। किसी व्यक्ति को ईमेल भेजने का अधिकार, ये भी गलत है। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का जो अर्थ है वो अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा के उपयोग का अधिकार। शैक्षिक तकनीक के मृद उपागम के जनक कौन थे? शैक्षिक तकनीक के मृद उपागम के जनक कौन थे? बताए। तो ये B.F. स्किनर। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो शिक्षा तकनीक के उपागम है वो शिक्षा तकनीक, जो हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम और प्रणाली उपागम, ये 3 है। कंप्यूटरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए कौन सा सही है, तो ये तो आपका बेसिक नॉलेज है, जैसा कि आप नेट यूज करते ही हैं। बताए कौन सा सही है? तो देखते हैं। 1 KB में 1024 बाइट्स होता है, तो ये 1 नंबर गलत हो जाएगा। फिर देखिए 1 MB में 1000 KB होती हैं, तो ये सही है। 1 GB में 1024 MB होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 1 TB में 1024 GB होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, 2 नंबर, जो 1 MB में 1024 KB होती है। निम्नलिखित में से ई लर्निंग का लाभ कौन सा है? ई लर्निंग का लाभ, तो प्रशिक्षु विषय वस्तु की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्रतिपादन आसान व कम खर्चीला है। प्रशिक्षु अपनी सुविधा के समय प्रशिक्षण ले सकते हैं। उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे। ये था जो जनरल पेपर। इसके आगे जो सवाल होंगे वो सब्जेक्ट वाइज होंगे। हर एक सब्जेक्ट को SST, हिंदी,
साइंस मैथ सभी का जो पेपर हैं अलग अलग, तो सभी के पेपर करवाए जाएंगे। आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। अन्यथा कोई समस्या नहीं है, आप वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।